जापान अगर अमेरिका से क्रूज मिसाइल खरीद रहा है तो उससे नॉर्थ कोरिया को क्या परेशानी है? वो क्यों विरोध कर रहा है? रूस की राजधानी में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ है। महिलाएं सड़क पर उतरी है यूक्रेन से चल रही जंग के खिलाफ। 10-12 पत्रकारों को हिरासत में ले लिया गया है। क्यों ऐसा किया गया है? फिनलैंड ने एक आदेश जारी किया है कि रूस के लोगों को अपने यहां पर जमीन नहीं खरीदने देगा। इसे कैसे देखते हैं? पे इस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है, टैक्सी वाले उनके साथ आ गए हैं। जैसे हमारी यहाँ सरकार फंसने लगती है तो हिंदू मुस्लिम करवाने लगती है, ये उसी सिलसिले का एक सीन तो नहीं है। यानी रिपब्लिकन ने प्रस्ताव लाके एक तरीके से बाइडन को नंगा करने की कोशिश की है। ऐसा तो नहीं है कि जो वो कल आएंगे और कल आने के बाद जंगबंदी वाला जो मामला होना है उसका सेहरा सऊदी अरब के सर पे रखने की कोशिश की जाएगी, उसके लिए माहौल बनाया जा रहा है कि जो हमास के लीडर हैं वो तुर्की के खुफिया प्रमुख से मिल रहे हैं, और वो भी एंटोनी ब्लिंकन के आने से पहले। अब एक बड़ी दिलचस्प खबर ईरान से आई है। जो ईरान अपने यहाँ लड़कियों को 24 घंटे हिजाब पहनाने के लिए कोड़े बरसा रहा है, उसके यहाँ पर अमेरिका की एडल्ट फिल्मों की हीरोइन आ रही है। धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हो गए, जिसका आप लोगों को बड़ी ही बेसब्री से अपने मुंह मियां मिट्ठू बन जाता हूं, अपने आप को दिखा देता हूं कि बहुत अच्छा एंकर हूं, पत्रकार हूं, या बहुत बड़ा चैनल हो गया धाकड़ खबर जिसका आपको इंतजार रहता है। हालांकि ये सब बातें मैं इसलिए कह पाता हूं या कह रहा हूं क्योंकि आप लोगों के इसी तरह के कमेंट्स आते हैं। एक बात से तो आप लोग इनकार नहीं कर सकते कि जो मटेरियल हम आपके सामने रखते हैं अपने इस छोटी सी कोशिशों के जरिए, बड़े बड़े भोंपू मीडिया उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार आपके सामने रख नहीं पाते हैं। खैर, छोड़ देते हैं इन बातों को। आज फिर से एक बार हम गाजा के मुद्दे पर फोकस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहां पर बहुत कुछ ऐसा घट रहा है जिसको लेकर खामोशी इख्तियार की जा रही है। क्यों खामोशी इख्तियार की जा रही है, इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कृष्णकांत जी यानी के जी, भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स के वो रिटायर्ड ऑफिसर हैं, जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। और एक लाइन कि हम दोनों आत्मलोचना करने से नहीं डरते हैं जी। चलिए, बहुत शुक्रिया। पर आपने कल वो जो दिल्ली के ट्रैफिक को लेके वीडियो बनाया अपने चैनल पे, वो मुझे समझ में नहीं आया इस वक्त उसकी क्या जरूरत थी? उसकी जरूरत इसलिए है कि यहाँ की दिल्ली ट्रैफिक पुलिस आत्मगौरवान्वित हो रही है कि हमने कुछ कंट्रोल में किया है। हालांकि भारत के कई शहरों में कंजेशन बढ़ रहा है। इस कंजेशन के पीछे मात्र इनका कोशिश जो है, ट्रैफिक नियम, ट्रैफिक लाइट्स, मैनेजमेंट, या सप्ताह में जो केजरीवाल गवर्नमेंट ने किया था कि ऑड एंड इवन की जो किया था, वह नहीं है, बल्कि वह होना चाहिए जिसके कारण यहाँ भीड़ बढ़ रहा है। और भीड़ बढ़ने के कारण एकमात्र ही है कि भारत के अधिकांश जगहों में जहां नौकरी नहीं मिल रहा है, लोग अब भूखे नहीं मर रहे हैं, ठीक है, 5 किलो अनाज नहीं मिल रहा है, लेकिन उस दरिद्रता को आप भूखे ना मरने से तुलना करके एक आप विकास कहें तो गलत बात है। और इस मजबूरी में वहां के लोग बैंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे, पुणे ऐसे जगहों में जमा हो रहे हैं जहां की भीड़ बढ़ रही है, ट्रैफिक कंजेशन हो रहा है जी। नहीं, इसे ऐसे भी तो आप देख सकते हैं ना कि पुलिस के अलावा तमाम महकमे ऐसे माने जाते थे कि वो कमा के देते हैं सरकार को, पुलिस कमा के नहीं देती है। लेकिन लॉकडाउन के दौर में जिस तरीके से नया कानून लाया गया, इतने इतने हजारों के चालान किए जा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा तो पुलिस कमा रही है अब सरकार के लिए। इसमें संदेह नहीं है। एक दो छोड़ दे, जहां आपने कहा है कि ठीक है भाई, ड्रिंक एंड ड्राइव, चूंकि इसे एक तरह से कहें तो जनता भी मरती है और भयानक स्थिति हो रहा है। लेकिन तुमने जिब्रा लाइन पे आने के लिए जहां 200 या 500 था उसको बढ़ा के 1000 कर दिया, 5-5, 10-10 हजार कर रहे हो, हर जगह एक मुहिम चल रहा है। और उन्होंने भी कहा कि सर इस महीने का कोटा नहीं पूरा हुआ, इसलिए आपको पकड़ना पड़ेगा और इतना देना पड़ेगा। यह दिल्ली ही गवर्नमेंट नहीं, और जगहों से भी हो रहा है। यह तो लूट है। आप टोल टैक्स देख लीजिए, जहां 50-100 रुपया जहां जीरो था, वहां 150, 250, 300 रुपया हो रहा है। और हर 50 किलोमीटर बाद एक और टोल टैक्स आ गया है। और इसके आधार पे कि हम आपको रोड में ट्रैफिक लेस एक बढ़िया रोड दे रहे हैं, तो बाकी सब जो तुम टैक्स हमसे कलेक्ट कर रहे हो, गाड़ी खरीदते वक्त, रजिस्ट्रेशन करते वक्त, अन्य जगहों पे, वो किस लिए? अपने आराम, ऐशो आराम के लिए कर रहे हो? यह तो बदमाशी है, गुंडागर्दी है जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरे एक दोस्त से कह रहे हैं, हम 2-3 लोग चंडीगढ़ जाना चाह रहे थे किसी काम से, लेकिन जब हिसाब किताब जोड़ा कि टोल 3000 रुपए का दिया जाएगा, तो हम लोगों ने सोचा भैया
आईएसबीटी से बस पकड़ के चले जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, अब शुरुआत करते हैं खबरों की और चलते हैं पहली खबर की तरफ। 5 फरवरी को बताया जा रहा है, पूरी दुनिया में दावा किया जा रहा है, सोशल मीडिया पे एक हंगामा बर्पा किया जा रहा है, कश्मीर डे मनाया जाएगा। क्या है ये कश्मीर डे और क्या है इसका 5 फरवरी से ताल्लुक? 5 फरवरी 1990 को वहां जो ऑक्युपाइड कश्मीर है या आज़ाद कश्मीर जिसको कहते हैं पाकिस्तानी, वहां से उन्होंने कहा कि हम 5 फरवरी को हम यह दिन मनाएंगे और उस याद में मनाएंगे जिसमें कश्मीरी बहुत सारे शहादत हुए हैं, लड़ाइयाँ लड़ी हैं एक इंडिपेंडेंट कश्मीर के लिए, भले वो पाकिस्तान में हो या भारत में हो या इंडिपेंडेंट हो। हालांकि अब उसका महत्व सीधे सीधे कहें तो घट गया है, इस कारण से नहीं कि कश्मीरियों की आज़ादी, उनकी रोजी रोटी की सवाल खत्म हो गए, वह तो और भी भयानक रूप से बढ़ गया जो आज के सरकार ने किया। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बावजूद भी वह समस्या नहीं खत्म हुई है और वह समस्या पूरे पाकिस्तान, पूरे भारत से जुटा हुआ है, जहां के लोगों की समस्याएं बढ़ रही हैं का पूरे पाकिस्तान में नजर आ रहा है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड या आज़ाद कश्मीर के बात कहें तो वहां भी आ रहा है, भारत में भी है, बल्कि इसलिए कि अब उसमें पाकिस्तानियों की कोई खास चल नहीं रही है, उनके तरफ से मुद्दा उठाना तब हम मानते उसको सही, जबकि अपने यहाँ ये समस्या को दूर कर देते और यहाँ ना चले तो अपने पाकिस्तान में करेंगे और विश्व में जहां भी उनकी मौका मिलता है वहां पे वो झंडा उठाएंगे और करेंगे। हालांकि अब उस तरह का महत्व नहीं रह गया है। जी वैसा ही मामला है जैसा कि खालिस्तानियों का मुद्दा पाकिस्तान उठवाता रहता है, और वैसा ही अब ये कश्मीर को हवा दिलवाने जैसी बातें आप समझ सकते हैं। चलते हैं पाकिस्तान की तरफ। शादी गैर कानूनी थी और ये कहते हुए पाकिस्तान की अदालत ने अब इमरान खान और उनकी पत्नी बीबी बुशरा को 7-7 साल की सजा सुना दी है। इससे पहले उनको साइफर केस में 10-10 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। उसके अलावा तोशाखाना मामले में उनको 14-14 साल की सजा सुनाई जा चुकी है और 8 फरवरी को चुनाव होने वाला है। तो ये संयोग तो हो नहीं सकता सर। संयोग तो बिल्कुल नहीं, यह तो बिल्कुल चुनाव के समय में इमरान खान का चरित्र हनन किया जा रहा है। यदि हमारी बात हो, हमारे संगठन की या जो प्रगतिशील विचारधारा के लोग कहेंगे चरित्र को उजागर करो कि वह किस वर्ग के लिए लड़ रहा है, ना कि हनन करो व्यक्तिगत रूप से। हम ना ही तो पर्सनालिटी कल्ट के लिए काम करते हैं, ना ही पर्सनालिटी कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए काम करते हैं, जो कि अभी पाकिस्तानी सरकार अपने न्यायालय के द्वारा कर रही है। जहां तक इन दोनों की शादी को खत्म करने की बात है, इसमें मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, वह धार्मिक आधार को लेकर कर रहे हैं कि 3 महीने अलग नहीं हुए वगैरह वगैरह, इसमें बारे में मैं बिल्कुल नहीं बात करना चाहता हूं। लेकिन यह जो काम हो रहा है वह बिल्कुल गलत हो रहा है और यह पाकिस्तान के जनता को, मेहनत को, आवाम को यह समझना चाहिए कि किस दिशा में लेके जाना चाह रहे हैं। जी नहीं, इसे ऐसे भी तो समझ सकते हैं ना सर कि एक आदमी को जेल में डाल दिया, उसकी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी छीन लिया, फिर भी जो पार्टियां बाहर चुनाव लड़ रही हैं शायद उनको इमरान खान से अभी भी डर लग रहा है कि वाकई में इमरान खान के प्रति लोगों में सिंपैथी है पाकिस्तान के अंदर। सिंपैथी तो है, बहुत जबरदस्त है उनके पार्टी के लिए। उनके जो भी उनका कोशिश था फॉरेन पॉलिसी में एक इंडिपेंडेंस वो चाहते थे, अंदर में थोड़ा मोड़ा प्रो पीपुल कुछ कार्यक्रम उन्होंने लिए थे। यह नहीं था कि वो समाजवादी थे, फिर भी प्रो पीपुल उन्होंने कार्यक्रम लिया था। और अभी जनता को यह साफ नजर आ रहा है कि तत्कालीन सत्ता है वह अमेरिका की तरफ जा रही है, जो कि वहां की जनता नहीं चाहती है। और यह तो वही हो रहा है जो आप कह रहे हैं, इसमें संदेह नहीं है। जी ठीक है, जापान अगर अमेरिका से क्रूज मिसाइल खरीद रहा है तो उससे नॉर्थ कोरिया को क्या परेशानी है, वो क्यों विरोध कर रहा है? नॉर्थ कोरिया अपनी जनता को, और उसकी कोशिश है कि दक्षिण कोरिया को जनता को फिर से दिखाए कि किस तरह से तुम लोगों की सत्ताधारी पक्ष है, जापान है, अमेरिका है, किस तरह से तुम लोगों को जापान और अमेरिका के अंदर में गिरवी बना रहा है। वैसे ही कर रहा है जैसे यूरोप को कर चुका है और यहाँ पे बहुत वर्षों से, दशकों से यह काम चल रहा है। लेकिन जहां तक ये क्रूज मिसाइल की बात है जो दे रहे हैं, टोमाहॉक काफी शक्तिशाली वो है, वह रुकेगा नहीं, यह नॉर्थ कोरिया को भी पता है और उसके खिलाफ जो उनकी तैयारी चल रही वो कोशिश कर रही है। तो जापान क्या इसीलिए खरीद रहा है? उसको नॉर्थ कोरिया से डर लग रहा है क्योंकि नॉर्थ कोरिया रोजाना कभी क्रूज मिसाइल का परीक्षण कर रहा है, कभी पानी में ड्रोन चला रहा है। नॉर्थ कोरिया की ताकत टेक्निकली और जो वहां की आर्मी है इतने काफी हो गई है
यदि अमेरिका ना आए इनके पीछे में तो साउथ कोरिया को वह कुछ हफ्तों में दबा सकता है। और जापान के पास वैसी मिलिट्री अभी ताकत है नहीं। और जापान की मिलिटराइजेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो रोका गया था संधि के तहत, अब वो उसको तकरीबन खारिज कर दिया गया है। और जापान की टेक्नोलॉजी और जापान का जो प्रो मिलिट्री शासक है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि जापान को भी एक मिलिट्री पावर के रूप में, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले था, उनके अच्छे दिनों की याद कर रहा है और पुराने समय की याद कर रहा है और वहां वापसी की तैयारी कर रहा है। नहीं, वो अमेरिका की भी तो कोशिश हो सकती है ना कि जापान को आत्मनिर्भर बना दे या इतना सशक्त कर दे। आत्मनिर्भर नहीं, वह जापान को लाना चाहता है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और इनके साथ लेके कि चीन की घेराबंदी करे, और उसकी तरफ यह कोशिश है। यह जापानी जनता ने बार बार उसका विरोध भी किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि हाल फिलहाल में जो हमारा देश विश्व गुरु बने, एक नेशनलिज्म की तरफ बढ़े, उसका दौर जारी है। और आने वाले दिनों की बिना कल्पना किए हुए किस तरह से इस कोशिश में उनकी जो भी रोजी रोटी जो मिली हुई है वह भी छिनने वाला है, यह नजर आ रहा है पूरे आपके यूरोपियन देशों के तथा कथित विकसित देशों के साथ में। यही वहां के नेता भी 5 किलो गेहूं और 5 किलो राशन दिलवाकर अपने आप को विश्व गुरु बनाएंगे। खैर, अब रुख करते हैं मॉस्को का। रूस की राजधानी में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ है। महिलाएं सड़क पर उतरी है यूक्रेन से चल रही जंग के खिलाफ। 10-12 पत्रकारों को हिरासत में ले लिया गया है। क्यों ऐसा किया गया है? वहां पे इसका 500 दिन पूरा हो रहा है जब जनरल मोबिलाइजेशन, यानी आम जनता के बीच में, युवकों के बीच में वहां जाके कोशिश की जा रही है कहने के लिए, यह अभी खुद जो जनता आ रहे हैं उनके लिए, उनकी बात की जाए। जनता कह रहा हूं तो एज लिमिटेशन के साथ और मेडिकल फिटनेस के साथ वो जो आ रहे हैं युवक, संभवतः कहें तो 20 से लेकर 40 वर्ष तक के उम्र के बीच में, 37-38 वर्ष की उम्र के बीच में, कि तुम सेना में आओ, देश को भी जरूरत है और उसमें आओ। अभी तक रशिया यही कहता रहा है शुरुआत से कि स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, यह वॉर नहीं, यह युद्ध नहीं है, और इसलिए वह वहां के नियम के हिसाब से, वहां के संविधान के हिसाब से जबरदस्ती नहीं कर सकता है, जो कि यूक्रेन में कानून बना के जबरदस्ती पकड़ा जा रहा है। विदेशों में भी जो यूक्रेनियन युवक भागे गए उनको जबरदस्ती पकड़ के लाया जा रहा है। और वह कहा जा रहा था कि इस वॉर ऑफ अट्रिशन में यूक्रेन के पास सेना नहीं होगा, वैसा नहीं नजर आ रहा है। और मजबूरी में रशिया को भी अब कहीं ना कहीं जबरदस्ती करने की शुरुआत हो रही है, हालांकि हुआ नहीं है। और इसका विरोध कर रहे वहां के युवक, उनको तो उठा के जेल में डाल दिया गया था पहले भी, लेकिन अब वहां की महिलाएं, जो उनकी पत्नी हैं, उनकी माँ हैं, बहनें हैं, वो आ रही हैं, उनके साथ पत्रकार भी आ रहे हैं, विदेशों के भी पत्रकार आ रहे हैं। और विदेश को, खासकर अमेरिका और नेटो के समर्थक जो पत्रकार हैं, वो दिखाना चाह रहे हैं कि देखो केवल यूक्रेन नहीं, रूस में भी हो रहा है और यही मामला है। और इसलिए रशिया नहीं चाहता है कि यह एक आंदोलन का रूप ले ले, हालांकि बड़ी जबरदस्त विरोध है। जी, फिनलैंड ने एक आदेश जारी किया है कि रूस के लोगों को अपने यहां पर जमीन नहीं खरीदने देगा। इसे कैसे देखते हैं? फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, जो इनका चरित्र था कि हम न्यूट्रल है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम भी, उसके बाद भी, वह अब खत्म हो गया है। और उसको खत्म करने के लिए वहां के जनता को साथ में लाना जरूरी है। रूसोफोबिया को फैला जा रहा है कि देखो भाई, रूस तुम्हारा मुख्य दुश्मन है। इस्लामोफोबिया नहीं चला कुछ हद तक वहां पे, इसलिए रूसोफोबिया, चाइना का अगेंस्ट रूस ढंग से नहीं चला। अब रूस के खिलाफ में तो रूसी भाषा, रूसी संस्कृति, रूस के लोग आके जो वहां पे इन्वेस्ट करते हैं, जमीन खरीदते हैं, उसको लेकर हर तरह से उनकी कोशिश जारी है। और वही कर रहे हैं जो नेटो और अमेरिका कर रहा है, और इसमें वह अब डूब रहे हैं। इसकी बात मैं पहले भी कर चुका हूं कि किस तरह से डूब रहे हैं। पूरे यूरोप में उनके खरीदने की क्षमता जनता की है, वह घट रही है। साल्वाडोर में बता रहे हैं कि कोई खुद साख्ता यानी कि स्वयंभू तानाशाह है, वो जीत की ओर बढ़ रहा है। जी हाँ, वो अभी राष्ट्रपति थे और वह FLMN 2019 की तरफ से चुनाव लड़े थे, लेकिन FLMN वहां का लेफ्टिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, और उससे इनको बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि इनकी जो इच्छा थी कि हम राष्ट्रपति बने, चुनाव में जाएं, वो लोग नहीं मान रहे थे। अपना इंडिपेंडेंट लड़े और पिछले वर्ष भी जीते थे। और पूरे दक्षिण अमेरिका में यह ऐसा देश है जहां इनकी पॉपुलैरिटी रेट कभी भी 50 या 60% से कम नहीं है, अभी 90% की है। बड़ी भारी बहुमत से जीत रहे हैं। और इन्होंने कुछ वैसे काम किए हैं प्रो पीपल, यानी उनको नौकरी देना। वहां पे जो गुंडे लोग थे, जो
माफिया जो काम था उनके खिलाफ उन्होंने जबरदस्त कार्रवाई की है। कुछ जो तानाशाह आते हैं दिखाने के लिए कहते हैं ना, या तो विश्व गुरु बनते हैं या वो अपने यहाँ के लोगों को नौकरी देते हैं। यदि ये दोनों ना हो पाया तो वहां के जो विपक्ष के गुंडे थे उनको मार रहे हैं, इन्होंने काफी मात्रा में मारा है, ऐसा नहीं छोटे मोटे मारा है। और वहां के आम जनता को राहत मिली है इन गुंडों से, इसमें संदेह नहीं है। हालांकि इकोनॉमिकली ये लोग पीछे चले गए हैं और इसलिए जनता को लग रहा है कि आज नहीं तो कल एक और टर्म दे दो भाई, शायद हमें नौकरी मिल जाए। इस उम्मीद में ये लोग जा रहे हैं और इनको भारी बहुमत से जीतने वाले हैं, जीत भी चुके होंगे। जी, आयरलैंड में कोई राष्ट्रवादी नेता यानी कि नेशनलिस्ट लीडर जीत रही हैं चुनाव? जी हाँ, यह पहली नेता है और कई दशकों के बाद ये हुआ है कि इस तरह की नेता, इनका नाम मिशेल लुओनिल या जो भी है, जैसे भी है, हिंदी में थोड़ा मुश्किल है उच्चारण करना। और ये जीत कर नहीं आ रही है, विपक्षी दल के साथ जो अभी तक सत्ता में थी उनके साथ मिलकर राष्ट्रपति चुनी गई है। जो कहा जाता है कि यह प्रो आयरलैंड है, यानी इंडिपेंडेंट आयरलैंड, यानी पूरे आयरलैंड को मिलाकर एक राष्ट्र बनाना चाहती हैं, या जो इंग्लैंड से बाहर होकर करना चाहती हैं, उनकी नेता है। और इसलिए कैसे इनके अभी तक जो थे मजबूरी में जो थे प्रो इंग्लैंड जो नेता थे, वह चूंकि बहुमत में नहीं आए, मजबूरी में इनको साथ देना पड़ा, उस रूप में आ रहे हैं। और अभी देखिए बाइडेन ने इनकी प्रशंसा कर दी कि ठीक है, इससे आप लोगों की यूनिटी बढ़ेगी और शांति बढ़ेगा और देश का विकास होगा। कुछ भी वैसा नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी यह इंग्लैंड के लिए एक नई चीज है, पूरे आयरलैंड के लिए एक नई चीज है। और जहां तक मेरी बात है, मैं चाहूंगा कि पूरे आयरलैंड लोगों को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए। हाँ जी, मुमकिन है? आपको लगता है ब्रिटेन और अमेरिका ऐसा होने देंगे? पढ़े बाइडेन ने इनकी तारीफ की हो? अभी तो निकट भविष्य में संभावना नहीं है। पहले इनके आयरिश आर्मी का काफी जबरदस्त लंबे समय तक लड़ाई चला था, 10 वर्षों तक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री युद्ध के बाद इंग्लैंड ने उन्हें हराया था। लेकिन इनके संविधान में कहीं ना कहीं से बनता है, चाहे वो अमेरिका हो और स्पेन हो जहाँ की चुनाव हुआ भी था, कनाडा में भी हुआ था, उसके नॉर्थ में उनके चुनाव लेके, हालांकि वो लोग अपनी इंडिपेंडेंट राष्ट्र नहीं बना पाए थे, 45% से वहाँ के लोग हार गए थे। स्पेन में इसको मान्यता नहीं मिल रही है और यहाँ पर भी कोशिश की गई थी और 1% के चुनाव के कारण ये लोग नहीं बन पाए थे। लेकिन इनकी कोशिश हुई कि ना बनने दे। लेकिन जहाँ तक इन लोगों की बात है, सूडान को तो आपको पता ही है, सूडान साउथ सूडान में तोड़फोड़ हुआ जिसकी बात हमने की थी। तो विश्व में कई ऐसे देश हैं जहां की लड़ाइयां चल रही कि हमें स्वतंत्रता दो, चुनाव के द्वारा दो, लेकिन नहीं हो पा रहा है। उस पर कभी होगा तो चर्चा हमें करनी चाहिए उन देशों के नाम के साथ और पूरी के साथ। और हमारी भी ये समझ है कि जनता चाहती है कि हमारे देश को स्वतंत्रता मिले, या किसी दूसरे देश के साथ मिल जाए, या इंडिपेंडेंस हो, तो उनको यह मिलना चाहिए। उनको यह मिलना चाहिए, उनका यह अधिकार बनता है। सेनेगल के राष्ट्रपति ने चुनाव रद्द कर दिया, ऐसी खबरें आ रही हैं, क्यों किया सर? सेनेगल के राष्ट्रपति, ऐसा लगता था कि वो चुनाव जीतने वाले नहीं थे और विपक्ष के जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार थे उनको पता नहीं किन कारणों से करके उनको उम्मीदवारी को खारिज किया गया। इसलिए विपक्ष ने मांग की थी कि चुनाव को पोस्टपोन किया जाए। इसका आधार लेके उन्होंने चुनाव को इंडेफिनेटली पोस्टपोन कर दिया। हालांकि इंडेफिनेटली करने का नहीं था, उनका मांग यह था कि हमारा जो उम्मीदवार है उसको मान्यता दो, वह भी चुनाव लड़ेगा। ये क्या बात हुई? और ये लगे इन्होंने इसका ये फायदा उठाया कि इंडेफिनेटली कर दिया और जब तक ये टिक सकते हैं टिके रहेंगे। हालांकि इकोवॉस, जिसका वेस्टर्न अफ्रीका के जो एक कुछ लोगों का एक यूनिटी है, उसने साफ साफ कहा कि भाई ये तुम गलत काम कर रहे हो। जनता को, मतलब हमारे सुनने वालों को याद दिला दूं कि ये कुछ जो 2-3 देश थे जहां भी अभी चुनाव के द्वारा नहीं बल्कि मिलिट्री कू के द्वारा, नाइजर और इन दोनों देशों में इन्होंने इकोवास से ये लोग अलग हट गए, उसको कमजोर किया और फ्रांसीसी अमेरिकी सैनिकों को बाहर किया। उसी क्षेत्र में यह काम हो रहा है। हाँ जी, पेरिस में एक घटना हुई है, बताया जा रहा है रेलवे स्टेशन पर चाकूबाजी करके 3 लोगों को घायल कर दिया गया है, हमलावर गिरफ्तार कर लिया गया है। आपके पास क्या जानकारी है?
ये हमलावर जो भी हैं, इनके डिटेल में ना जाएं, ये हमेशा इनकी कोशिश रहती है। हालांकि फ्रांस में जितना भी इन लोगों ने कोशिश किया इस्लामोफोबिया लाने का, वहाँ के मीडिया, सोशल मीडिया ने प्रॉफिट के अगेंस्ट में बड़ी अजीबोगरीब मजाक टाइप बनाना, वो करना ताकि उनको भड़काया जा सके, लेकिन यह काम ना हो सका क्योंकि फ्रांसीसी जनता अभी भी कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा ही प्रोग्रेसिव है कंपेयर टू, आई मीन तुलना करें बाकी देशों के। और ये मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां तक पूरे यूरोप का जो कल्चरल स्पिरिचुअल लेवल है वह बर्बाद हो रहा है कहीं ना कहीं से, इस तरह के लोगों को नहीं, इसे पैदा आप ऐसे भी तो कह सकते हैं ना, वहां पे इस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है, टैक्सी वाले उनके साथ आ गए हैं, जैसे हमारी यहाँ सरकार फंसने लगती है तो हिंदू मुस्लिम करवाने लगती है, ये उसी सिलसिले का एक सीन तो नहीं है? उस तरह का डायरेक्टली स्टेट लेड भले ही ना हो, स्टेट द्वारा यह भले ही ना किया गया हो, लेकिन इसका उपयोग वो हमेशा करते हैं, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि वहां का जो प्रजातांत्रिक माहौल है बेहद सड़ चुका है, केवल फ्रांस नहीं पूरे यूरोप का। और इसलिए वहां की जनता पूरे की पूरे वह माहौल बना रही है कि इससे मुक्ति पाए। हालांकि वो समाजवादी दिशा में नहीं जा रहे हैं, अभी भी फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम में चल रहा है। और पोलैंड में आने वाले शुक्रवार से बड़ी भयानक रूप से किसान ट्रैक्टर के साथ आके पूरे यूक्रेन का जो रास्ता आ रहा है जहां से सस्ता अनाज आ रहा है उसको बंद करने की कोशिश करेंगे, वहां जाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही, यानी कि वहां पे जो आंदोलन चल रहा है वो भी इसके पीछे की एक पृष्ठभूमि है और उसको भी समझना बेहद जरूरी है। अब रुक करते हैं गाजा से जुड़ी हुई खबरों का। पहला अपडेट यह है कि यमन पर आज अमेरिका ने ब्रिटेन के साथ मिलकर 36 ठिकानों पर हमला किया है और उसके साथ जानकारी ये भी आ रही है कि रूस पूरे मामले को लेकर यूएनएससी पहुंच गया, क्योंकि वो कह रहा है कि अमेरिका पूरे इलाके में आग लगाने पर तुला हुआ है। जी हाँ, यूएनएससी में तो रूस चला ही गया है, वहां फिर से जो भी हंगामा होगा, कोई खास वर्डिक्ट या खास डायरेक्शन की उम्मीद नहीं की जा सकती है क्योंकि वीटो तो लगा ही देगा। जहां तक यमन की बात है, अमेरिका और इंग्लैंड के साथ इस वक्त, जैसे ईरान समर्थित सीरिया और इराक में इंग्लैंड नहीं आया था, यहाँ पर उन्होंने किया और भारी हमले किए हैं पूरे यमन के ऊपर। हालांकि यह उम्मीद की जाती है इसके बावजूद कि बहुत सारे विस्फोट नजर आए हैं कि उन लोगों ने यमन यानी हुतीस के जो आक्रमण करने की जो कोशिश है और जो रेड सी को उन्होंने एक तरह से क्लोज कर रखा है, बंद कर रखा है, जिसके कारण आज इजराइल भी झुक रहा है और उसकी वो तैयार हो रहा है एक लॉन्ग पीस टर्म के लिए, वह वो जारी रखेंगे। उनका रीढ़ बिल्कुल नहीं टूटा है, वह पूरी की पूरी 70-80% अपने ताकतों के साथ जो उन्होंने बिखेरा हुआ छुपाया हुआ है उसके साथ वो लड़ने को तैयार है। जी नहीं, इसे ऐसे भी तो हम देख सकते हैं ना कि या तो अमेरिका डरा रहा है हमले करके क्योंकि उसने सीरिया पे फिर हमला किया है, या वो जो है जंग के लिए इन लोगों को उकसा रहा है, ये नहीं लड़ रहे हैं। ये तो नहीं लड़ रहे हैं, वो जंग के लिए उकसा रहा है। वो जितना भी कुछ हो रहा है, अमेरिका अपने फॉरेन पॉलिसी में बिल्कुल फेलियर है, वो हर जगह फेलियर है। हाल फिलहाल में यूक्रेन से युद्ध लेकर इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध को ले लें, हम हुतीस को ले लें, ये लोग जितनी भी कोशिश की है उन लोगों ने रेड सी को फ्री करने में असफल रहे हैं। उनके चुनाव के मसले में भले ही जितना भी बाइडेन कूदें, उनके पॉपुलैरिटी रेटिंग में 30% से भी अधिक नहीं जा रहा है, बल्कि उनका ट्रंप के साथ जो डिफरेंस है वो बढ़ रहा है। ट्रंप और आगे बढ़े जा रहे हैं, ट्रंप की जीतने की संभावना बड़ी तेजी से बढ़ रही है। सीरिया और इराक में जितना भी इन्होंने कोशिश किया उससे कुछ भी अंतर नहीं पड़ा। ईरान अपनी जगह पे जो भी कर रहा है वो करता जा रहा है। यूएनएससी में मसला जो भी है, जो भी उसका है, मैं इतना ही कहूंगा कि इनकी फॉरेन और इंटरनल पॉलिसी दोनों तरह से बाइडेन खत्म हो रहे हैं। जी, दो तरीके की खबरें चल रही हैं अमेरिका से कि अमेरिका की अदालत ने बाइडेन को एक सलाह दी है कि जो जनसंहार किया जा रहा है गाजा में उसमें इजराइल की मदद ना करे, और एक खबर यह चल रही है कि वो मामला खारिज कर दिया। क्लियर नहीं हो पा रहा है दोनों चीजें हैं क्या। देखिए, कोर्ट की जहां तक बात है, उसने कहा कि हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, यह फॉरेन पॉलिसी, हम उसमें कैसे अमेरिकी सरकार को आदेश दे रहे हैं। लेकिन हमें यह लग रहा है कि वहां पे जनसंहार हो रहा है। उन्होंने आईसीजी को भी कोट किया है कि जब वर्ल्ड कोर्ट ने ऐसा कहा है कि नरसंहार के लक्षण है, हम उस पर और विचार करेंगे, हम देंगे। इन्हें भी लग रहा है, इसलिए उन्होंने बाइडेन से एक तरह से प्रार्थना की है, रिक्वेस्ट किया है कि भाई या फिर से दोबारा सोचें कि आप जिस तरह से बिना शर्त के इजराइल को मदद दे रहे हैं क्या वो सही है। बस इतना कहकर उन्होंने छोड़ दिया है। लेकिन इससे तो खुलेआम नजर आ रहा है कि कैलिफोर्निया और अन्य जगहों में, और अमेरिकी जनता जिस चीज के लड़ रही, पूरा विश्व जिस चीज के लिए लड़ रहा है, रशिया जिस चीज के लिए बोल रहा है, फिलिस्तीन
के लोग जिसके लड़ रहे हैं उसके खिलाफ इजराइल और बाइडेन उसमें गलत दिशा में जा रहे हैं, आप जनसंहार के साथ हैं, इनडायरेक्टली तो उसने कही दिया है। जी 17.6 बिलियन डॉलर की मदद देने जा रहा है अमेरिका इजराइल को। इसको लेकर व्हाइट हाउस में एक प्रस्ताव पेश किया गया है, कुछ लोग कह रहे हैं खारिज भी हो गया है। यह प्रस्ताव रिपब्लिकन की तरफ से आया था, यानी बाइडेन के खिलाफ यह आया था। लेकिन बाइडेन के खिलाफ आखिर क्यों है, यहां पे दो चीज समझे। इस प्रस्ताव का यह भारी मात्रा में 17 और 18 बिलियन डॉलर है, भारी मात्रा में। उन्होंने कहा, बाइडेन के पार्टी ने कहा कि आप इसमें पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप इजराइल को मदद देने की बात कर रहे हैं, इसका हम भी मदद देने की बात कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इजराइल हमारे लिए एक तरह से वह जगह है जहां बिना शर्त के हम मदद देने को तैयार हैं। लेकिन आप यूक्रेन को नकार रहे हैं, क्यों? आप, इसका मतलब है कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। यूक्रेन में आप हार रहे हैं तो वहां पे आप दूसरी तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप उनको मदद देने से हम भी जो देना चाह रहे हैं उसको बंद कर रहे हैं, और पूरा का पूरा आप जिम्मा थोप रहे हैं नेटो के ऊपर, जो कि पॉसिबल नहीं यानी है। रिपब्लिकन ने प्रस्ताव लाके एक तरीके से बाइडेन को नंगा करने की कोशिश की है। बिल्कुल, और इसलिए यहाँ के डेमोक्रेट पार्टी ने इसको खारिज कर दिया है, क्योंकि इसके डेमोक्रेट की भारी बेइज्जती हो रही है। एक्सटर्नली तो जो होना हो ही रहा है, इंटरनली भी हो रही है, उनकी जीतने की संभावना भी खत्म हो रही है। और वही चीज हो रहा है कि दोनों की तरफ से पॉलिटिक्स हो रहा है। और यहाँ पे एक चीज और भी हमें समझना चाहिए कि जहां तक इजराइल है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा कि वो बाइडेन हो या ट्रंप हो। कल से ब्लिंकन मिडिल ईस्ट के दौरे पे आ रहे हैं, हालांकि क्लियर नहीं हो पाया कि कौन कौन से देश वो जाएंगे, कहा सिर्फ यही जा रहा है कि वो इजराइल जाएंगे। लेकिन दौरे से पहले उन्होंने सऊदी अरब के विदेश मंत्री को फोन गनगनाया। क्या क्या बातें हुई सर? ब्लिंकन जहां तक है पहली कोशिश में नाकामयाब रहे हैं, यह तो नजर आ रहा है, इसलिए बार बार जा रहे हैं। कुछ और भी लेके जा रहे हैं कि भैया हम ये भी देंगे। ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरबिया किसी तरह से पैक्ट करना चाह रहा है अमेरिका से, मिलिट्री, केवल मिलिट्री इक्विपमेंट की खरीद बिक्री नहीं, बल्कि पॉलिटिकली कुछ पैक्ट चाह रहा है जिसमें सिक्योरिटी गारंटी चाह रहा है। और सिक्योरिटी गारंटी देने को तैयार नहीं। सिक्योरिटी गारंटी आखिर सऊदी अरेबिया को क्यों? ईरान से क्या खतरा उसको नजर आ रहा है भविष्य में, या कहीं टर्की से नजर आ रहा है, या उसकी जो चौधराहट है उस पर कहीं से सवाल नजर आ रहा है, जो भी है। और दूसरी तरफ अमेरिका की जरूरत है कि वहां जो भी उनका बेस है मिडिल ईस्ट में, ये फिलिस्तीन स्टेट के बाद से कुछ घटेगा क्या, हम बढ़ाएं, इसलिए वो भागदौड़ मचा रहे हैं। हाँ जी, ऐसा तो नहीं है कि जो वो कल आएंगे और कल आने के बाद जंगबंदी वाला जो मामला होना है उसका सहरा सऊदी अरब के सर पे रखने की कोशिश की जाएगी, उसके लिए माहौल बनाया जा रहा है? यह बिल्कुल संभव है, क्योंकि यह यदि ईरान को जाता है, हुतीज को जाता है, और जो लोग लड़ रहे हैं हमास और हिजबुल्लाह को जाता है, तो अमेरिका की तो बेइज्जती है ही है। तो वो कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, यूएई हो, खासकर कतर हो, जो कि बाय द वे कतर से भारी मात्रा में टैंक जो उसके काम का नहीं था, जंग लगे हुए थे, वो अब यूक्रेन जा रहा है। जी, वैसे कतर के बारे में मैं एक लाइन कहता हूं कि कतर ना भारतीय बॉलीवुड फिल्मों की दो हीरोइन की तरह, एक जयाप्रदा जो सनी देओल के साथ भी काम करी और उसके बाप धर्मेंद्र के साथ भी काम करी हीरोइन का, ऐसे ही दूसरी हीरोइन है माधुरी दीक्षित, उसने विनोद खन्ना के साथ भी काम किया, यानी कि बाप के साथ काम किया, और उसके लड़के अक्षय खन्ना के साथ भी काम किया। वो हाल कतर का हो रहा है, वो हमास का भी है, वो अमेरिका का भी है, वो इजराइल का भी है। खैर आगे बढ़ते हैं। अगली जो खबर हमारे पास है वो ये कि जो हमास के लीडर हैं वो तुर्की के खुफिया प्रमुख से मिल रहे हैं, और वो भी एंटोनी ब्लिंकन के आने से पहले। हाँ, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टर्की बोलने में कुछ, करने में कुछ, नेटो के साथ भी हैं, वह यूरोपियन यूनियन में शामिल भी होना चाहते हैं, वह भी रीजनल पावर बनना चाहते हैं, मुस्लिम वर्ल्ड के भी नेता बनना चाहते हैं। तो यहाँ के खुफिया विभाग का मिलने का ये है कि वह यह भी जानना चाहते हैं कि भाई मिडिल ईस्ट में, खासकर हमारे देश में, आपके पास क्या क्या है। चूंकि आप नेटो के सदस्य हैं, आप हमें कितना इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, बताइए कि हम युद्ध में किस स्थिति में, किस हालात में और आगे बढ़ें या समझौता करें या ना करें। नंबर 2, हमारे पास जो भी अस्त्र शस्त्र आ रहे हैं उसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं अमेरिका, और ये सब उसको तोड़ा जहाँ तक कि जॉर्डन तक नहीं आने दे रहा है। जॉर्डन ने जो बमबारी की है वह ईरान से आने वाले इन्हीं जगहों पे तो कर रहा है, वो सीरिया से सटे हुए अपने ही क्षेत्र में भी कर रहा है, भले ही सीरिया के अंदर भी थोड़ा मोड़ा कर रहा है। क्या हमें कुछ इस तरह का रूट मिल सकता है कि हम ले आए? क्योंकि अभी भी हमास मैक्सिमम 20 से 25% ही तोड़ा गया, वो पूरी की पूरी लड़ रहे हैं,
और जरा भी सोचिए कि पूरे हमास का क्षेत्र जो है यानी गजा स्ट्रिप का है वो 40-50 किलोमीटर लंबा और 6 से 10 किलोमीटर चौड़ा है। यानी इजराइल इधर से गोला मारे तो उस तरफ जा रहा है। इसके बावजूद इन लोगों की यह रेसिस्टेंस जो है, यह लड़ाई जो है और इजराइल को घुटने पर टेकने को मजबूर किया है, जबरदस्त है। और इसमें टर्की का इंफॉर्मेशन यदि सही में देता है तो बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। जी, एक खबर ये आ रही है कि उत्तरी गाजा से आईडीएफ जो है वो बोरिया बिस्तर लपेट रही है और जिन इलाकों से वो हटी है वहां पे हमास की पुलिस ने अपना कब्जा लेना शुरू कर दिया है, अपना प्रशासन करना शुरू कर दिया है। यह तो नजर आ गया है नेतान्याहू और उनके एक्सट्रीम राइटिस्टों जो भी उनका जो बोलना था हवा में वो आजकल घट भी गया है, खासकर आईसीजे के वर्डिक्ट के बाद से। नंबर 2, दबाव पूरे यूरोपियन यूनियन और अमेरिका से भी आ रहा है। विपक्ष तो आ ही रहा है कि भाई 2 नेशन थ्योरी के सिद्धांत को मानना पड़ेगा, जिस रूप में भी देना हो बात अलग है, उसको मानना पड़ेगा। नंबर 3, हमास को यदि नहीं चाहते हैं तो कौन? और यहाँ पे ये उनकी कोशिश के रूप में उभर के आ रहा है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी हो या नया कुछ फेक बनाया जाए इनके बीच से, वेस्ट बैंक से या कहीं से भी करके किया जाए, जिसमें ये आपके ब्लिंकन जिसकी आपने बात की उनकी यह भी एक बातचीत होगी इन लोगों से कि भाई हम किस तरह से हम किसको सत्ता दें। ऐसा नहीं कि पूरे अमेरिका और इजराइल के खिलाफ चले जाए और हम जो भी 2 स्टेट नेशन भली वो टुकड़ा और लंगड़ा दें, लेकिन पता चला कि आगे चल के वो निकल के हमारे खिलाफ चला गया। तो ये बहुत सारे आपस में मिली हुई ये बातें हैं। बिल्कुल सही बात है और किसी भी पहलू को एक तरीके से समझा ही नहीं जा सकता है और ये तो कूटनीति का मामला है। वो कहते हैं ना कि बीज डाला वहां सब्जी निकली वहां पे। खैर, अब चलते हैं ईरान की तरफ। एक बड़ी दिलचस्प खबर ईरान से आई है। जो ईरान अपने यहाँ लड़कियों को 24 घंटे हिजाब पहनाने के लिए कोड़े बरसा रहा है, उसके यहाँ पर अमेरिका की एडल्ट फिल्मों की हीरोइन आ रही है। जी हाँ, ये खबर मैंने भी देखा था, मुझे भी आश्चर्य लगा था। ईरान अपना जहां एक्सटर्नली दिखाना चाहते हैं कि हम भी लिबरल हैं, हमारे भी औरतों को बराबर का अधिकार है, वहीं ईरान में लाखों लाख संख्या में महिलाएं आई हैं ये बुर्का के खिलाफ या हिजाब के खिलाफ कि भाई इसको हटाया जाए, इसको तोड़ा जाए। इस पर नहीं हुआ है। 1-2 को पनिशमेंट भी मिला है जिन्होंने बिना हिजाब के वो सड़कों पे दिखाई हैं, तो उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। दूसरी तरफ इन्होंने उस तरह की हीरोइन को दिया है जो एडल्ट मूवी में आती है। यह थोड़ा आश्चर्य है, लेकिन ये जो हीरोइन है एक्चुअली वास्तव में प्रो फिलिस्तीन है। अच्छा, वो कहीं न कहीं से फिलिस्तीन के स्वतंत्रता को वह मानती है, लेबनान की तरफ को भी मतलब प्रमोट करती है। शायद वो पैसे भी देती हूँ, कुछ ना कुछ जो मिलता है, जो भी कारण रहा हो, इस तरह की चीजें और भी हुई है। यह एक आश्चर्यजनक बात नहीं, सच्चाई है कि यूरोप और अमेरिका के कई जो प्लेयर हैं, जैसे टेनिस प्लेयर हैं, लॉन्ग टेनिस, जो महिलाएं हैं, खासकर पुरुष भी हैं, वो इन लोगों के विरोध को समर्थन देते हैं और इसलिए भी ईरान ने उनको दिया, क्योंकि उनके बातों को हो। अब ईरान इसको अपने जनता को किस तरह दिखाता है वह आश्चर्य की बात है, लेकिन ये चीजें हो रही हैं। जी बिल्कुल सही है। एक पहलू जहां ये है कि भाई वो तो फिलिस्तीन के समर्थक है, लेकिन एक पहलू ये भी है कि जिस जनता पे कोड़े बरसा रहे हो हिजाब पहनने के लिए, ना पहनने पर, उस जनता को कैसे जवाब दोगे और किस मुंह से जवाब दिया जाएगा। लेकिन फिर वही कहूंगा कि किसी भी खबर को एक तरह से नहीं समझा जा सकता है, उसके बहुत सारे पहलू होते हैं। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। और आपने वक्त दिया सर, बहुत शुक्रिया, और बहुत सारी चीजों पे बड़ी बारीकी से रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।